नमस्कार बच्चों, मैं आपको एमए फाइनल हिस्ट्री का मध्यकालीन भारत का तीसरा पेपर जिसका नाम है मध्यकालीन भारत की संस्कृति वो पढ़ाऊंगी। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले यह जानना आपको आवश्यक होगा कि ये विषय क्या है। मेरा यहाँ तात्पर्य इतिहास विषय से। आप अब तक इतिहास पढ़ते आए हैं, आपको अवश्य पता होगा कि इतिहास एक ऐसा विषय है जो अपने में सभी विषयों को आत्मसात कर लेता है। उसी के मद्देनजर संस्कृति भी एक अहम हिस्सा है जो इतिहास का अभिन्न अंग है। इसीलिए इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप आर्थिक इतिहास, सामाजिक इतिहास, राजनीतिक इतिहास, भौगोलिक इतिहास सभी पढ़ते हैं। उसी क्रम में सांस्कृतिक इतिहास पढ़ना आपके लिए आवश्यक है। और मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है इसमें आपको 12वीं शताब्दी से लेके 18वीं शताब्दी का इतिहास में आपको पढ़ेंगे। तो 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी का जो इतिहास है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, कौन कौन से चैप्टर्स कवर होंगे जो आपको पढ़ने होंगे वो मैं बताती हूँ। पहला आपका जो टॉपिक होगा वो सामाजिक जीवन का होगा। तो सामाजिक जो जीवन है वो सल्तनत काल का होगा और मुगल काल का होगा। क्यों? क्योंकि सल्तनत काल और मुगल काल दोनों जो है मध्यकालीन भारत के अभिन्न अंग हैं। सल्तनत काल जिसमें 5 वंश है, आपने पिछले साल पढ़ा है? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। और मुगल काल जिसमें बाबर ने मुगल काल की नींव रखी, उसने इब्राहिम लोधी को परास्त किया। उसके बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। तो ये जो काल है आपका महमूद गजनवी के आक्रमण से लेकर के आपका 18वीं शताब्दी के मध्य तक की संस्कृति को कवर करता है। तो आप क्या पढ़ेंगे? सामाजिक जीवन सल्तनत काल का भी और मुगल काल का भी। तो सामाजिक जीवन, उसमें सांस्कृतिक परिवर्तन हुए, तो उन समस्त परिवर्तन को हम पढ़ेंगे। महिलाओं के जीवन में परिवर्तन, धार्मिक जीवन में परिवर्तन, रीति रिवाजों में परिवर्तन। और परिवर्तन हुआ, दक्षिण में परिवर्तन हुआ, उत्तर में परिवर्तन हुआ, कहाँ अधिक परिवर्तन हुआ, कहाँ कम परिवर्तन हुआ, ये हम पढ़ेंगे। उसके साथ एक सबसे बड़ी बात ये है कि सांस्कृतिक समन्वय हुआ। इस काल में क्या हुआ? सांस्कृतिक समन्वय हुआ, यानी कि हिंदू और मुसलमान दोनों के मेलजोल से, दोनों की सांस्कृतिक मेलजोल से, हमारे आपसी जो वैचारिक और सामाजिक मेलजोल से एक अच्छी व्यवस्था समाज में आई, विचारधारा समाज में आई। उसको हम सांस्कृतिक समन्वय कहते हैं। उसको आप पढ़ेंगे तो 2 धाराएं हमारे सामने आई, एक भक्ति आंदोलन की और एक सूफी आंदोलन की। तो ये जो दोनों विचारधाराएं थी, जो सगुण भी थी और निर्गुण भी थी, इनको भी हम पढ़ेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो आपका जो सांस्कृतिक जो विषय है, जो मुगल ये मध्यकालीन भारत का, ये कई सारे एस्पेक्ट्स को आपके कवर करेगा। तो ये सारे जो एस्पेक्ट्स आप कवर करेंगे वो आपका जो है वो ये आपके पाठ होंगे, आपके चैप्टर्स होंगे। तो इन चैप्टर्स को मैं पढ़ाऊंगी। इन चैप्टर्स को पढ़ने से पहले मैं स्टूडेंट्स आपको ये बताना चाहूंगी कि डॉक्टर ज्योत्सना श्रीवास्तव हमेशा आपको, चाहे वो फर्स्ट ईयर पढ़ाती थी चाहे वो एमए पढ़ाती थी, सर्वप्रथम मैंने हिस्ट्री के खुद विद्यार्थी होने के नाते बच्चों को ये बताया है कि इतिहास को आप बिना ऐतिहासिक तथ्यों के, बिना
साक्षी गवाह के, पुरातात्विक तथ्यों के, बिना साहित्यिक तथ्यों के नहीं जान सकते हैं। तो ये जो मध्यकाल है वो बेसिकली मूल रूप से 3 तरह के स्रोतों पर निर्भर करता है। स्रोत यानी वो आधार जिससे हम ये कह सकें कि इतिहास में ऐसा निश्चित रूप से हुआ था। तो ऐसा निश्चित रूप से हुआ था, ये स्रोत है। इन स्रोतों को जानने के लिए आप क्या देखेंगे? ऐतिहासिक ग्रंथ, साहित्यिक ग्रंथ और विदेशी यात्रियों के विवरण। तो आपने लास्ट ईयर पढ़ा, उससे आपको जो मुगल कालीन और सल्तनत कालीन जो कालक्रम है वो तो पता है, लेकिन यहाँ सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हम जो कल्चर पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का, वो किस पर बेस्ड है? वो स्रोतों पर बेस्ड है। तो वो एक एक करके हम आज सल्तनत काल के स्रोत लेंगे, जिससे हमें जानकारी प्राप्त होगी हिस्ट्री की। तो वो जो स्रोत हैं वो मैं आपको सर्वप्रथम बताना चाहूंगी। तो ये ऐतिहासिक ग्रंथ, सबसे पहले सल्तनत कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ, इस कड़ी में हम लेंगे ताजुल मासिर। ताजुल मासिर ये किसने लिखा है? हसन निजामी। और ये जो है इस समय हमें इसकी गुलाम वंश की जानकारी इससे प्राप्त होती है। ये गुलाम वंश आपको पता है कि गुलाम वंश में आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, आपके गुलाम वंश में इल्तुतमिश, रजिया, इनकी मुख्यतः जानकारी ताजुल मासिर से प्राप्त होती है। और खजाइन उल फुतूह ये किसने लिखा? ये अमीर खुसरो ने लिखा। तो इससे भी हमें तत्कालीन गुलाम वंश की लंबी जानकारी प्राप्त होती है। और कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जो अपने काल के पूर्व की भी जानकारी देती हैं, और इनमें आपका अमीर खुसरो बहुत एक्टिव रहे हैं, जिन्होंने भारत के मर्म को छुआ है। भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सबका गूढ़ में जाकर के अध्ययन किया है। तो इन्होंने गजनी का वर्णन भी किया है, जो एक लुटेरा था, महमूद गजनवी। मोहम्मद गौरी जो यहाँ संस्थापक होने के नाते भारतीय साम्राज्य में अपना विस्तार करने के नाते आया था। तो जो ये आया अफगानिस्तान से, और जो अपना एक दास छोड़ गया कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने बाद में गुलाम वंश चलाया और उसके वंशजों ने, और फिर बाद में खिलजी वंश, आगे आगे तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश ने राज किया। तो ये बहुत सारे कई ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने पृष्ठभूमि में जाकर भी अध्ययन किया है। अपने काल का तो अध्ययन किया है, जैसे मान लीजिए अमीर खुसरो ने गुलाम वंश का लिखा है, लेकिन पहले का जाकर के भी अध्ययन किया है, यानी कि पृष्ठभूमि का भी अध्ययन किया है कि गजनवी आया, उसने 17 बार आक्रमण किए, भारतीय सभ्यता और संस्कृति को उसने चोट पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी जो है भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है वो हिली नहीं, गांव में वैसी रही, शहरों में वैसी रही। लेकिन उनमें क्या हुआ, एक आत्मसात होने का गुण हिंदू और मुसलमानों में जो जागृत हुआ उसको बताया। तो पृष्ठभूमि भी बताई और अपने समय का वर्णन भी किया। तो इस तरीके से इसी कड़ी में मैं आपको बताती हूँ तबकाते नासिरी, ये किसने लिखी है? मिनहाज उल सिराज ने। और ये 1206 से 1300 तक का वर्णन इसमें हमको मिलता है, यानी कि इसमें इल्तुतमिश, बलबन, गुलाम वंश की मुख्यतः सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जानकारी मिलती है। समन्वय का वर्णन भी मिलता है इसमें, सांस्कृतिक समन्वय का। तारीख ए फिरोज शाही, ये किसने लिखी? जियाउद्दीन बर्नी। बर्नी एक बहुत सुदृढ़ लेखक था जो लंबे समय तक जिया। इसने न केवल दास वंश को टच किया, बल्कि खिलजी वंश और तुगलक वंश को भी टच किया, और उसमें उस समय उसने विस्तार से विवरण किया। जो राजनीतिक उथल पुथल हुई, जैसे रजिया को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया,
उसके एक सांस्कृतिक पक्ष को, सामाजिक पक्ष को छुआ कि रजिया चूंकि एक सुल्ताना थी, पहली महिला शासिका थी और मर्दों की तरह उसने सारे एक्ट किए, घुड़सवारी करना, युद्ध करना, और उसने जो सुधार किए, आमूलचूल परिवर्तन किए, लेकिन फिर भी उसको एक्सेप्टेबिलिटी, स्वीकारोक्ति नहीं मिली क्योंकि वो एक महिला थी। तो इस सारे पहलुओं को बर्नी ने टच किया। खिलजी काल को उसने देखा, बाजार सुधार हुए और उन बाजार सुधारों से क्या सामाजिक परिवर्तन हुए समाज में, क्या आर्थिक परिवर्तन हुए, है ना। और इस तरीके से कहने का तात्पर्य ये है कि युद्ध अभियान में जो सेना चलती थी उससे गांव-गांव में क्या दिक्कतें आती थी, उसमें संस्कृति का प्रभाव पड़ता, समन्वय होता। ये छोटे छोटे जो पहलू हैं संस्कृति के, वो हमें साधारण तौर पे देखने को नहीं मिलते हैं। ये हमको कैसे देखने को, पिछले लेक्चर के क्रम में मैं डॉक्टर ज्योत्सना श्रीवास्तव, एमए फाइनल हिस्ट्री, जो आपको संस्कृति, मध्यकालीन संस्कृति के बारे में बता रही थी, तो उसी क्रम में एक किताब है जो ऐतिहासिक है। उस किताब का नाम है तारीख़ फिरोजशाही, जिससे हमें तत्कालीन संस्कृति का ज्ञान होता है। मैं बता रही थी कि अलाउद्दीन खिलजी के समय कई तरह की व्यवस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। जैसे उसने भू राजस्व व्यवस्था में, सैनिक व्यवस्था में परिवर्तन किए, बाजार व्यवस्था में परिवर्तन किए। इन सब का इम्पैक्ट, इन सब का जो सीधे प्रभाव है वो हमारी मध्यकालीन, सल्तनतकालीन, तत्कालीन संस्कृति पर पड़ा। तो उसका अध्ययन जो हमें तारीख़ फिरोजशाही बर्नी की किताब पढ़ने से बहुत सारी बातें जानने को मिलती हैं। इसको आज के जो आधुनिक लेखक हैं हसन निज़ामी ने कोट किया, डॉक्टर सतीश चंद्रा ने भी कोट किया। तो आपके लिए ये जो किताबें हैं, मध्यकालीन भारत का इतिहास, सल्तनतकालीन भारत का इतिहास हबीब निज़ामी, और मध्यकालीन भारत, राजनीति, समाज और संस्कृति, ये जो है सतीश चंद्रा, ये दोनों पुस्तकें जो है आपके लिए इस पेपर के लिए की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। अब हम इसी ऐतिहासिक पुस्तकों की कड़ी में अगली पुस्तक को मैं बताना चाहूँगी, वो है तारीख़ फिरोजशाही। वो लिखी है किसने? शमशेर शिराज अफीफ ने, है ना। उसने फिरोज तुगलक का जो इतिहास है, दास प्रथा है, जो सुधार है, फिरोज तुगलक की जो कट्टरता है, उसका इसमें बयान किया गया। नेक्स्ट जो किताब आती है वो है तारीख़-ए-उल-हिंद। ये अल-बरूनी ने लिखी है। वो इसको किताबुल हिंद भी कहते हैं और 11वीं शताब्दी का इतिहास, इसमें महमूद गजनवी के आक्रमणों का प्रभाव, सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, औरतों की स्थिति में किस तरह से परिवर्तन हुआ, किस तरीके से महिलाएं जो है पहले जो है स्वतंत्र और स्वच्छंद दिमाग से रहती थी, वो एक परिवर्तन आया, महिलाएं जो है वो थोड़ा थोड़ा उनके बाहर निकलने में अंतर आने लग गया। इन सबको भी उन्होंने उद्धृत किया है। और अल-बरूनी ने दास व्यवस्था के बारे में भी बताया है। और अल-बरूनी ने जो है वो वहाँ से जो आया था, ये उज़्बेकिस्तान से, ख्वारिज़्म से, तो वहाँ और यहाँ की संस्कृति में क्या अंतर है, उसका भी वर्णन जो है अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक तारीख़-ए-उल-हिंद में किया है, किताबुल-हिंद में किया है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये अल-बरूनी तत्कालीन जो संस्कृति, उसका खुद चश्मदीद गवाह था, साक्षी गवाह था, इसने उससे अपने कलम से लिखा। इसलिए ये ऐतिहासिक पुस्तक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे लिए पुरातात्विक साक्ष्य के समान है। नेक्स्ट पुस्तक देखेंगे फुतूह-उल सलातीन। फुतूह-उल सलातीन ये लिखी है मोहम्मद इसामी ने। गजनवी वंश के समय की और तुगलक वंश के समय की जानकारी हमको, दिल्ली के सुल्तानों की जानकारी हमको जो है काव्यात्मक तरीके से इसमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट किताब है तारीख़ शेरशाही। ये अब्बास खान ने लिखी है।
और सूर्यवंश का जो इतिहास है इसमें हमें देखने को मिलता है। जो राजनीतिक उथल पुथल हुई थी वो हमें इसमें पढ़ने को मिलती है। लोधियों का कमजोर होना और किस तरीके से मुगलों का आक्रमण होना वो इसमें उद्धृत किया गया है। नेक्स्ट पुस्तक है फुतवात फिरोज शाही। ये खुद फिरोज की आत्मकथा है। इसमें उसने अपने आप को एक कट्टर मुस्लिम सुल्तान होने का दावा किया है। दिल्ली सल्तनत में कट्टरता है वो इसमें दिखती है और वो सच्चा मुसलमान है। वो अपने आप को फुतवात फिरोज शाही में बताता है। नेक्स्ट किताब है खजाइन उल फुतूह। ये अमीर खुसरो ने लिखी है। इसमें अलाउद्दीन की विजय घटनाएं, दक्षिण विजय, बाजार, गुप्तचर व्यवस्था, तो इससे हमें तत्कालीन संस्कृति और समाज की बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पुस्तक है तारीख एक मुबारक शाही। ये याहिया बिन अहमद ने लिखी है और ये सैयद वंश का संपूर्ण इतिहास हमें महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में देती है। नेक्स्ट पुस्तक है सलातीन अफसाना। ये अहमद यादगार ने लिखी है। इसमें लोधी वंश का, सूर्यवंश का उत्थान और पतन का विस्तृत विवरण हमको मिलता है। अब जो हम नेक्स्ट पड़ाव पर आ रहे हैं उसमें मुगल कालीन भारत में जो महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये मध्यकालीन भारत का दूसरा हिस्सा है। सल्तनत काल के सुल्तानों के बारे में जो लिखा गया ऐतिहासिक पुस्तकें वो मैंने अभी आपको बताई। अब मैं जो बताने जा रही हूँ वो मुगल काल में जो पुस्तकें लिखी गई तुर्की भाषा में, फारसी भाषा में, और जो किस तरीके से वो हमारे लिए इस पर्चे की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। उसमें पहली पुस्तक आती है बाबर नामा की, जो तुर्की भाषा में लिखी है। वो स्वयं बाबर ने लिखी है। बाबर ने इसमें विजयों का वर्णन लिखा है। वो आया था काबुल से। उसको यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन यानी कि यहाँ की जो भौगोलिक वातावरण में जो अंतर था, तो उसने छोटे छोटे पहलुओं को, उसमें अंगूर में क्या अंतर है, यहाँ के फलों में, वहाँ के फलों में क्या अंतर है, स्वाद में क्या अंतर है, इसका वर्णन किया है। राणा सांगा की जो सांस्कृतिक शूरवीरता का परिचय उसने दिया है। किस तरीके से उन दोनों का आपस में युद्ध हुआ, किस तरह की यहाँ संस्कृति थी, वो सब बाबरनामा से हमें पढ़ने को मिलता है। नेक्स्ट है हुमायूं नामा। ये हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखा। तो तत्कालीन शासन व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था का पता चलता है। खुद एक लेखिका थी तो औरतों की स्थिति का भी पता चलता है कि किस तरीके से वो चार दीवारी में रहती थी, बाहर भी जाती थी, और किस तरीके से उन्हें सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का ज्ञान था। इस तरीके से अगली पुस्तक है तज़किरात उल वाक़ियात। ये जौहर ने लिखी है। हुमायूं के काल की महत्वपूर्ण घटनाओं का इसमें विवरण है। इस तरीके से आगे हम बढ़ते हैं। अकबर काल आता है। अकबर के नवरत्नों में से एक था अबुल फजल। उसने 2 किताबें लिखी अकबर के बारे में, एक आईने अकबरी और एक अकबर नामा। तो आईने अकबरी में अकबर का पूरा वर्णन किया गया है और अकबर नामा में कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को टच किया गया, जिसमें राजनीतिक पहलू, और ये दोनों पुस्तकों के माध्यम से हमें सांस्कृतिक परिचय मिलता है कि किस तरीके से अकबर जो है वो उदारवादी दृष्टिकोण का व्यक्ति था। उसका समाज और संस्कृति पर किस तरह से प्रभाव पड़ा, किस तरह से उसने जजिया को माफ किया, ये सभी बातें इसमें लिखी हुई। अगली पुस्तक है मुंतखाब उल तवारीख। ये बदायूनी ने लिखी है और 16वीं शताब्दी की भारत की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति की पर्याप्त जानकारी हमको मुंतखाब उल तवारीख से जानने को मिलती है। नेक्स्ट है तबकाते अकबरी। ये निजामुद्दीन अहमद ने लिखी है। ये 39 वर्ष तक अकबर के काल में रहा। तो एक लंबा काल का ये चश्मदीद गवाह था, साक्षी गवाह था। इस दृष्टि से तबकाते नासिरी जो है वो हमें लंबी जानकारी मुगल काल की देती है। तुजुक ए जहांगीरी स्वयं जहांगीर ने लिखी थी।
उसके काल के प्रथम 18 वर्षों का वर्णन है। उसने कई जगह खुद स्वीकार किया है कि वो किस तरह से नूरजहां पर निर्भर था और किस तरीके से जहांगीर जो है वो आराम तलबी में विश्वास करता था। तो तत्कालीन संस्कृति का परिचय इस पुस्तक से हमें भली भांति होता है। बादशाह नामा, ये इसमें जो है वो शाहजहां संबंधी जानकारी मिलती है। ये गजनवी कृत है और इसमें 10 साल का वर्णन मिलता है शाहजहां के काल का। और एक और बादशाह नामा है जो लाहौरी कृत है, जिसमें 20 साल की जानकारी मिलती है शुरू के। नेक्स्ट पुस्तक है बादशाह नामा, ये वारिस कृत है। ये शाहजहां के अंतिम समय का वर्णन इसमें है। उस समय लाल किला और बाद में औरंगजेब ने किस तरीके से शाहजहां को बंदी बना लिया था, उसका विवरण भी इसमें मिलता है। नेक्स्ट पुस्तक है अमल ए सालीह, ये मोहम्मद सालिद काम्बू ने लिखी थी। शाहजहां के पुत्रों में किस तरीके से उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था, ये अमल ए सालीह पुस्तक में मोहम्मद सादिल काम्बू ने लिखा है। नेक्स्ट पुस्तक है आलमगीर नामा, ये मिर्जा मोहम्मद काजिम ने लिखी है। औरंगजेब के 10 साल का वर्णन कि किस तरीके से उसने कहा कि मैं दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में देश को परिवर्तित करना चाहता हूँ। नेक्स्ट पुस्तक है नुस्खा ए दिलखुशा, ये भीमसेन ने लिखी है। इसमें भी बादशाह औरंगजेब के दक्षिण विजयों का वर्णन है। मुंतखाब उल लुबाब, ये काफी खान ने लिखी है। बाबर से मोहम्मद शाह तक के 1733 तक का वर्णन इसमें मिलता है, यानी कि संपूर्ण मुगल काल का वर्णन, औरंगजेब की विजय, इस सब को काफी खान ने लिखा है। अब कुछ ये ऐतिहासिक पुस्तकें थी, अब कुछ हम साहित्यिक स्रोत भी देखते हैं। वो उतने ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन फिर भी हमें तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इतिहास, स्पेशली सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी के लिए हम उनको सोर्सेस के रूप में, स्रोतों के रूप में काम में लेते हैं, क्योंकि स्रोत वो नींव है जो पुष्ट करती इतिहास। तो इसी क्रम में पद्मावत आती है जो मलिक मोहम्मद जायसी की है। इसमें सल्तनत काल के अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय का वर्णन है। अहमद उल उमेरी द्वारा रचित पुस्तक बाज बहादुर और मालवा की रूपमती की कथा का वर्णन इसमें हमें मिलता है। इससे मालवा की रूपमती की कथा का वर्णन है और उस समय की मालवा की संस्कृति, सामाजिक दशा का संपूर्ण वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई। अब आपको बता दूं कि स्रोतों में जहाँ ऐतिहासिक स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत हैं, वही विदेशी यात्रियों के विवरण भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विदेशी यात्री सल्तनत काल में, मुगल काल में जो आए, उन्होंने जो लिखा वो उनका जो दृष्टिकोण था वो निष्पक्ष था। क्यों? क्योंकि वो यात्री के रूप में आए, तो उन पर किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक और सामाजिक दबाव नहीं था लिखने के लिए। उन्होंने निष्पक्ष होकर लिखा। इस क्रम में सल्तनत काल में, तुगलक काल में एक यात्री आया था मोरक्को से, उसका नाम था इब्न बतूता। उसकी किताब का नाम है किताबुल रहला। उसमें मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं और मोहम्मद बिन तुगलक के समय जिस तरह की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति थी, सांस्कृतिक परिचय को अच्छे से पढ़ने को मिलता है। इसी तरीके से एक विदेशी यात्री था मार्को पोलो। उसने दक्षिण भारत का यात्रा की, तो उसने 13वीं शताब्दी की सामाजिक आर्थिक दशा का वर्णन अपने हिसाब से जो लिखा है वो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसी तरह से निकोली कोंटी आया, वो इटली का यात्री था और 1520 में भारत में आया था और उसने 16वीं शताब्दी की सामाजिक आर्थिक स्थिति का विवरण उसमें लिखा है। इसी तरीके से था अब्दुल रज़्ज़ाक, ये ईरानी राजदूत था और उसने विजयनगर के सम्राट के दरबार में वो रहा और उसने विजयनगर का बड़ा अच्छा वर्णन किया है कि किस तरीके से विजयनगर में उन्नति हुई और किस तरीके से
विजयनगर में महत्वपूर्ण जो युद्ध हुए उसका विवरण इसमें दिया गया है, जिसको मैं विस्तार से आपको बाद में बताऊंगी। इसी तरीके से एक पुर्तगाली यात्री था पेइज, तो पेइज ने विजयनगर का वर्णन किया। तो ये मुख्य आपको मैंने बताया कि ये मुख्य ऐतिहासिक और साहित्यिक और विदेशी यात्रियों के विवरण है, जो हमारे लिए स्रोतों का काम करते हैं, जिससे हम इतिहास की पुष्टि करते हैं, तुलना करते हैं और सांस्कृतिक परिचय को मध्यकाल का इससे प्राप्त होता है। धन्यवाद।